शर्मा, स्वागत है आपका सद्भावना पार्टी न्यूज में। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी सुनील चतुर्वेदी। आप वैसे तो पेशे से हाइड्रोजियोलॉजिस्ट रहे हैं, लेकिन समाज सेवा के क्षेत्र में एनजीओ सेक्टर में आपका जुड़ाव पिछले लगभग 30 सालों से रहा है और आप कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर यूनिसेफ जैसी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। सैनिटेशन, जल संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है। मनरेगा यानी ग्रामीण क्षेत्र में जब कांग्रेस ने आज से कई सालों पहले रोजगार के अधिकार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा योजना जब लागू की थी तो इसके बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम आए थे। बाद में जो सरकारें आई शुरू में इसको हाशिए पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन आज जब कोविड से करोड़ों की संख्या में मजदूरों का गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हो रहा है तो एक बार फिर मनरेगा चर्चा में है। हाल ही में जब 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई उसमें भी मनरेगा के जो बजट में प्रावधान रखे गए थे उसके अलावा 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त की व्यवस्था की जा रही है। और निश्चित ही इस पूरे पैकेज में शायद एकमात्र यही एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पर सबकी आशाएं टिकी हुई हैं, जिस पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संभाले जाने की, उसमें जो लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो मनरेगा को लेकर के सुनील जी कई सालों से काम करते रहे हैं। उसकी शुरुआती दौर में उसकी प्लानिंग से लेकर के उसके इम्प्लीमेंटेशन तक कई क्षेत्रों से आप जुड़े रहे हैं। इन सब को लेकर के हम सुनील जी से बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार। ये जो मनरेगा है, इस योजना का इस कोविड के कारण जो पलायन हुआ है इससे निपटने में क्या और कैसा योगदान देखते हैं? मोदी सरकार ने हाल ही में कोविड को देखते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। फिर उसका धारावाहिक रूप से निर्मला सीतारमण ने उसको 5 दिनों में उसको विस्तारित बताया। वाकई ये बड़ी मजेदार बात है कि सरकार 30 लाख करोड़ का बजट एक बार में घोषित कर देती है और 20 लाख का पैकेज घोषित करने में उसे 5 दिन लग जाते हैं यह बताने में। लेकिन मेरा इस सारे पैकेज के बीच में एक जो मुझे सबसे चमकदार बात नजर आई वो थी मनरेगा कि पहली बार सरकार ने मनरेगा को फिर से एक नए रूप में, और मनरेगा से ही वो शायद ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का सपना देख रही है। मनरेगा को लेकर के आप उन लोगों में से हैं जो शुरुआती रूप में काम करते रहे हैं। आपकी एनजीओ विभावरी का बड़ा जुड़ाव रहा है मनरेगा से और मनरेगा से जुड़े प्रोजेक्ट से। आपको क्या लगता है कि मनरेगा में अब किस तरह के सुधार होना चाहिए? क्या फिर से जल ग्रहण मिशन जैसी चीजें फिर से नए सिरे से आना चाहिए और किन किन बातों का समावेश होना चाहिए? नहीं तो ये मनरेगा का पैकेज एक सिर्फ छोटा सा पैकेज में रह करके एक संख्या बनते रह जाएगा। दिक्कत क्या है कि जब भी योजनाएं बनती हैं तो योजनाएं बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छी बनती हैं। अब मैं किसी भी योजना को उठा लीजिए तो उस योजना को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत वेल डिजाइंड होती है और उसमें बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मुश्किल जब शुरू होती है जब वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जाने से फिर उसमें सारी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा की स्थिति यह है कि हमारा उद्देश्य काम और काम के जरिए लोगों को रोजगार मुहैया कराना, पॉवर्टी को कम करना, ये बहुत क्लियर कट हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो हमें इसके पहले जो ग्राम योजनाएं बनी, ऐसा कई बार हुआ भी कि वो अपना विलेज प्लान बनाएंगे कि वो क्या काम करने वाले हैं अगले 4 सालों में, 5 सालों में। लेकिन जब पैसा आता है, जब काम खुलता है, तब प्रायोरिटीज बदल चुकी होती हैं और वो विलेज प्लान को कोई फॉलो नहीं करता। अब मनरेगा में कैसा है कि बिल्कुल सही बात है कि बहुत अभी हमारे पास पैसा है तो हम प्लान करें कि जल शक्ति अभियान चल रहा है तो हम फोकस कर सकते हैं कि पानी को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर। अगर हम एग्रीकल्चर को भी इनपुट मानते हैं तो कपिल धारा, मैं पूरी इसकी बुराई नहीं करूंगा मनरेगा की, कपिल धारा इतना बढ़िया स्कीम है कि हर खेत में कुआं छोटे आदमी को मिल गया और पानी धूरी है खेती की। तो आप जल शक्ति अभियान के अंतर्गत मनरेगा को कन्वर्ज करिए, जो कामों को पहले से डिजाइन करिए और उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस बनाइए कि अगर एक किसान को आप कुआं दे रहे हैं तो वहीं आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर और दूसरे संस्थान जो आपके एफपीओ बना के उसको कैसे आप इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि कुएं से कैसे अच्छी खेती में भी वो कई जगह ट्रेडिशनल खेती कर रहा है तो आप उसको मनरेगा में एडवांस खेती के लिए भी सपोर्ट कर सकते हैं।
कि आप उनको सपोर्ट करें, उनको अच्छा सीड प्रोवाइड कराएं, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कराएं, ताकि वो अच्छा सीड ले सकें, अच्छा यील्ड ले सकें, और ये जो मनरेगा है ये बेस बने और इस बेस पर उनका जो पॉवर्टी क्लास है वो खड़ा हो सके। अब चूंकि मनरेगा में पहले से ज्यादा वर्कफोर्स मनरेगा के लिए गांव में उपस्थित है और गांव में जगह जगह से लोग बाग पहुंच रहे हैं, तो मनरेगा में और गांव का जो मुख्य आधार है आज भी कृषि है, तो मनरेगा को कृषि से जोड़ करके ही नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो मनरेगा की क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। मनरेगा देखें तो बहुत ही अच्छी योजना है और ग्रामीण इलाकों में पॉवर्टी क्लास के लिए तो हम इसको एक वरदान की तरह देखते हैं। और बहुत जगह पर मनरेगा के आने के बाद माइग्रेशन रुका है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और माइग्रेशन में मनरेगा में हमने ये भी देखा है, जब हमने इसका स्टडी किया था तो बहुत सारा जो बंधक होता था, करीब पहले हाली जिसको हम बोलते थे, बंधक रखा जाता था, मनरेगा में उसको रोजगार मिला और वो बंधक से भी बाहर हुआ। बंधक मजदूर वाला बंधुआ मजदूरी की प्रथा को खत्म किया। तो मनरेगा में बहुत सारा काम है जो एग्रीकल्चर को लेके किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कपिल धारा जैसे वंडरफुल बहुत ही अच्छी योजना है जो सीधी सीधी खेती से जुड़ी है। दूसरा, आप खेतों का दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ, चूंकि उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा है और समान खेत नहीं है, तो इसमें लेवलिंग का भी आप खेतों में काम कर सकते हैं। और सिर्फ SC/ST नहीं है, जितना भी हमारा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है वो सभी के खेतों में काम हो सकता है। वाटर कंजर्वेशन के लिए दूसरे काम हो सकते हैं, फील्ड बंडिंग हो सकती है कि जिससे वो अपना खेत का मिट्टी और पानी दोनों को खेत में रोक सके। आपके पास इरिगेशन के लिए कुआं हो सकता है, अदर फैसिलिटीज हो सकती हैं, प्लस आपका लेवलिंग हो सकता है खेत का। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट खेती में ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और इसके बाद आप कन्वर्ज कर सकते हैं दूसरी स्कीम्स के साथ कि किसान को आप यहाँ तक ले आए, उसके बाद आप एग्रीकल्चर से लिंक करें। तो एक आपको हर गांव का एक विलेज प्लान बनाना पड़ेगा, और न सिर्फ बनाना पड़ेगा कागजों में, बल्कि वो व्यवहारिक भी हो और इम्प्लीमेंट भी हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने एक विलेज प्लान बनाया और वो उसका कॉपी पेस्ट होके 600 गांव का हो गया हो, जो कि अमूमन ये खतरे रहते हैं इस तरह का होने का। तो हर गांव के लोग अपना एक विलेज प्लान बना लें। मैं कहता हूँ वो भले अनौपचारिक हो, एक दीवार पे लिखा हुआ हो, हमें प्रिंटेड नहीं चाहिए, एक दीवार पे। वो अनौपचारिक होगा तभी वो व्यवहारिक होगा कि हमें 2 साल में क्या क्या काम हम कर सकते हैं, किस किस के खेत में कर सकते हैं और कितना काम कर सकते हैं। तो ये दीवार पे लिखा जा सकता है, बहुत जरूरी नहीं है कि टाइप कागज हो और एक फाइल में लगा हुआ कागज। तो आप उस तरह से कर सकते हैं। वो वाटरशेड में निरख परख हुआ था, उसके अच्छे परिणाम आए, लोगों को समझ में आया कि क्या काम हुआ और क्या होगा। तो उसी तरीके से आप दीवार पे विलेज का प्लान तैयार करवाएं लोगों से मिलके और उसको इम्प्लीमेंट करें, तो निश्चित रूप से 2 साल में हमारे गांव की, और ये जो मजदूर अभी दिल्ली, बॉम्बे और सब दूर माइग्रेट हो रहा था इंडस्ट्रीज के लिए, उसका बैलेंस भी जरूरी है। पर एक बड़ा हिस्सा काम नहीं है इसलिए माइग्रेट नहीं होगा, जरूरत है इसलिए माइग्रेट होगा, तो फिर माइग्रेशन नहीं रह जाएगा। एक और बहुत छोटे से हालांकि विवादास्पद सुझाव सकता है, लेकिन गांव में कृषि क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरों की एक बड़ी समस्या है। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया जा सकता कि मनरेगा के जरिए दिहाड़ी मजदूरों का भी कोई एक सिस्टम डेवलप हो, जो ऑनर है वो पैसा भुगतान करे और उसके बदले में उनको मजदूरी दी जाए? ये कैसा है ना कि हमने बहुत सारी चीजों में समाज का एक आपसी रिश्ता अभी तोड़ा है। मनरेगा का दूसरा ड्रॉबैक मैं आपको बताता हूँ कि मजदूर को मजदूरी ज्यादा मिली है, लेकिन जो एक रिश्ता था इस समाज में कि जो खेती हर आदमी है उसको मजदूरों की जरूरत है, वो गांव में सब मिला जुला मामला था और सब एक दूसरे पे के, हो सकता है कुछ गांव में कुछ जगह पर जातियां हुई हो 10%, 20%, लेकिन 70% से ऊपर एक संभाव समाज में था। और दिहाड़ी मजदूर और जो बड़ा किसान है खेती वाला, उनके बीच एक रिश्ता है दोनों का कि जब उसको जरूरत होती है। आप देखिए कि ये 2005 और 6 के बाद खेती में वो सारी फसलें जो लेबर ओरिएंटेड थी वो खत्म हुई। जैसे पूरे मालवा से कॉटन खत्म हो गया क्योंकि लेबर ओरिएंटेड था, लेबर नहीं है। मनरेगा में दूसरे कामों में लेबर लग गई। वो अगर उतना पैसा देता है जितना उसको मिनिमम वेजेस देना है किसान, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं सेट बैठता।
तो ये होता था कि वो पैसा जरूर कम देता था, लेकिन बदले में कुछ कॉटन देता था, बदले में कुछ और चीजें देता था, जो उनका ट्रेड के रूप में भी एक्सचेंज होता था, बार्टर सिस्टम कह लें। हाँ, वो एक्सचेंज होता था, तो वो कहीं ना कहीं उस पूरी सोसाइटी को बचाए रखता था। तो जो मनरेगा में चल रहा है वो ठीक है, अगर वो मालिक दिहाड़ी मजदूरी मनरेगा को देगा, फिर मनरेगा इस दिहाड़ी मजदूरों को देगी, वो चैनल मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी पेचीदगियां बाद में हो जाएगी। ठीक, शुक्रिया सुनील चतुर्वेदी जी, धन्यवाद, नमस्कार। अब तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे अन्य खबरों के साथ।